आज हम डर की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां जहां अंधविश्वास और गांव के अनकहे राज एक दूसरे से मिलते हैं। ये कहानी एक ऐसे रास्ते की है जो सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि शायद शायद किसी दूसरी भयानक दुनिया तक ले जाता है। और ये सफर शुरू करने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि ये कहानी वत्स की डायरी से ली गई है, जिसके लेखक अविनाश मिश्रा वत्स जी हैं। आज हम उनकी लिखी इसी कहानी की एक एक परत को खोलेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रातें मतलब आज जैसी रोशन नहीं होती थी, बस चांद सितारे और एक एक गहरी डरावनी खामोशी। गांव के ठीक बाहर एक पुराना रास्ता था और उस रास्ते के बारे में गांव के बुजुर्ग हमेशा एक ही बात कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत जाना। और यही बात इस कहानी की नींव रखती है। एक चेतावनी जिसके पीछे का कारण कोई नहीं बताता। मनोविज्ञान में इसे अनजान का खौफ कहते हैं। जब हमें पता नहीं होता कि हमें किस चीज से डरना है, तो हमारा दिमाग वो हर बुरी संभावना की कल्पना करने लगता है। और ये सस्पेंस किसी भी राक्षस से ज्यादा डरावना हो सकता है। बिल्कुल। एक नियम जिसका कोई तर्क न दिया जाए, उसे तोड़ना वो आसान भी लगता है और उतना ही खतरनाक भी। और यही गलती कहानी का मुख्य पात्र हरी करता है। एक सीधा साधा लड़का। एक दिन खेत से लौटते हुए उसे देर हो जाती है और वो सोचता है आज उसी रास्ते से निकल जाओ, क्या ही हो जाएगा। ये सब पुरानी बातें हैं। और यहीं से कहानी का असल मोड़ शुरू होता है। हाँ, ये वो पल है जहां उसका तर्क गांव की उस पुरानी समझ से टकराता है। जैसे वो रास्ते पर कदम रखता है, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के सरसराने लगती हैं और उसे बहुत साफ महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। यहाँ पर कहानी कहने का एक क्लासिक तरीका इस्तेमाल हुआ है। माहौल में बदलाव, इंद्रियों को धोखा देने वाली घटनाएं, अचानक ठंड लगना, बिना वजह आवाजें आना। ये लेखक का तरीका है हमें ये बताने का कि अब नियम बदल गए हैं। हाँ, कि अब इस कहानी में दुनिया के सामान्य नियम लागू नहीं होंगे। हम तर्क की दुनिया से निकलकर किसी और दायरे में दाखिल हो रहे हैं। और हरी के साथ भी ठीक यही होता है। वो हिम्मत करके पलट कर देखता है तो पीछे कुछ भी नहीं। उसे एक पल के लिए लगता है कि शायद ये उसका वहम है। वो अपने कदम तेज कर देता है, पर तभी वो आवाज फिर आती है, छप छप। जैसे कोई नंगे पांव गीली मिट्टी पर चल रहा हो। हाँ, गीली मिट्टी, जबकि कहानी में बताया गया है कि महीनों से बारिश नहीं हुई। ये एक छोटा सा विवरण है, लेकिन ये डर को कई गुना बढ़ा देता है। ये पहली बार है जब हमें कोई भौतिक सुराग मिलता है कि जो भी हो रहा है वो हरी के दिमाग की उपज नहीं है। वो इतना डर जाता है कि कांपती आवाज में पूछता है, कौन है? और जवाब में कोई चीख नहीं आती, बल्कि एक धीमी सरगोशी जैसी फुसफुसाहट आती है, रुक जाओ। उफ, ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देता है। सही में, एक चीख से ज्यादा डरावनी एक शांत फुसफुसाहट होती है। हरी वहां से बेतहाशा भागता है। वो इतनी तेज भागता है कि गांव की पहली चौपाल दिखते ही वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो गांव के बुजुर्ग उसे घेरकर खड़े होते हैं, लेकिन उनके शब्दों में हमदर्दी नहीं, एक अजीब सी गंभीरता है। वो कहते हैं, आज बच गया, पर उस रास्ते ने तुम्हें देख लिया है। उस रास्ते ने तुम्हें देख लिया है। ये वाक्य, ये कितना शक्तिशाली है। यहाँ रास्ते को एक जीवित चीज की तरह दिखाया गया है, जिसकी अपनी चेतना है। हाँ, अपनी नजर है। अब डर किसी भूत प्रेत या आत्मा का नहीं, बल्कि उस जगह का है जी। और इसका मतलब ये है कि हरी अब उस रास्ते की नजर से बच नहीं सकता जी, चाहे वो उस पर दोबारा जाए या ना जाए। मतलब खतरा अब उसके साथ है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये डर अब हरी का पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। ये तो एक सजा जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक तरह का अंकन है। जैसे किसी जानवर पर निशान लगा दिया जाता है, वो अब चिन्हित हो चुका है। अब वो कहीं भी जाए वो उस रास्ते की पकड़ में है। और ऐसा ही होता भी है। उस दिन के बाद हरी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो चुप रहने लगता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। जैसी अंधेरा होता उसे लगता कि कोई उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ा है, बस चुपचाप उसे देख रहा है। और सबसे अजीब बात तो पैरों के निशान थे। हाँ, हर सुबह उसके दरवाजे के पास गीले पैरों के निशान मिलते थे, जबकि पूरे गांव में सूखा पड़ा था। ये बहुत दिलचस्प है कि डर अब उस रास्ते तक सीमित नहीं रहा। वो हरी की सबसे सुरक्षित जगह उसके घर में घुस आया है। सही कहा। गीले पैरों के निशान एक सबूत हैं, एक भौतिक प्रमाण कि ये सिर्फ हरी का वहम नहीं है।
सोचिए उसे ये कितना अकेला और असहाय महसूस कराता होगा। अब वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। डर अब अदृश्य से दृश्य हो गया है। एक रात तो हद ही हो जाती है। हरी अपनी झोपड़ी में डरा सहमा बैठा है जब उसे बाहर से अपना नाम सुनाई देता है, हरी। और कहानी में लिखा है कि आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने मिट्टी में मुंह दबा के पुकारा हो। ये कल्पना ही कितनी भयानक है। वो दरवाजा नहीं खोलता, बस खिड़की से झांकता है। और वो क्या देखता है? बाहर कोई नहीं था, बस वही पुराना रास्ता, और रास्ते के ठीक बीच में एक परछाई खड़ी थी। एक ऐसी परछाई जिसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में थी। हवा में तैरती परछाई, ये साफ संकेत है कि ये कोई इंसानी चीज नहीं है, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। अब हरी के मन में कोई शक नहीं बचा होगा कि वो किसी पारलौकिक शक्ति का सामना कर रहा है। इस घटना के बाद हरी पूरी तरह टूट जाता है। अगली सुबह वो गांव छोड़ने की जिद करने लगता है। और यही कहानी का रहस्य गहराना शुरू होता है। जब गांव के बुजुर्ग उसे रोकते हैं तो वो कहते हैं, अगर वो दिखने लगा है तो अब भागने से कुछ नहीं होगा। हरी डरते हुए पूछता है कि आखिर वो है कौन। तब एक बुजुर्ग की कांपती आवाज में जवाब आता है, वो उसी रास्ते पे मरा था जिसे हम सब ने भुला दिया। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है, जिसे हम सब ने भुला दिया। ये एक वाक्य पूरी कहानी का मतलब बदल देता है। डर अब सिर्फ एक अनजान भूत प्रेत का नहीं रहा, बल्कि ये गांव के भूले हुए अतीत और एक सामूहिक अपराध बोध से जुड़ गया है। अब ये हरी की निजी लड़ाई नहीं रही। नहीं, ये पूरे गांव के अतीत का सामना है। लेकिन ये गांव के गुनाह की सजा एक अकेले हरी को क्यों मिल रही है? ये कहाँ का इंसाफ है? उसने तो बस एक नियम तोड़ा था। बहुत अच्छा सवाल है। शायद हरी को इसलिए चुना गया क्योंकि उसने उस नियम को तोड़कर उस भूली हुई याद के दरवाजे पर दस्तक दे दी। वो एक जरिया बन गया उस शक्ति के वापस आने का। मतलब एक मोहरा। एक तरह से। कई बार लोक कथाओं में ऐसा होता है कि सजा पूरे समुदाय को मिलती है, लेकिन उसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति से होती है जो अनजाने में कोई गलती कर बैठता है। हरी एक तरह से पहला शिकार है, एक बलि का बकरा। और फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। उस रात हरी को तेज बुखार चढ़ जाता है। वो बस एक ही बात बड़बड़ाता रहता है, मैंने नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। और फिर आधी रात को उसकी झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर वही परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखों की जगह बस गहरे काले गड्ढे थे। और उसने कुछ कहा? हाँ, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है। ये बताता है कि एक चक्र है, एक सिलसिला। मतलब हरी पहला नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं होगा। वो बस उस सिलसिले की अगली कड़ी है। अगली सुबह जब गांव वाले देखते हैं तो झोपड़ी का दरवाजा खुला था। हरी अंदर नहीं था। बस झोपड़ी से लेकर उस पुराने रास्ते तक मिट्टी से सने उल्टे पैरों के निशान थे, जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। मैंने लोक कथाओं में उल्टे पैरों के निशान के बारे में सुना है। इसका क्या खास मतलब होता है? उल्टे पैरों के निशान कई संस्कृतियों में किसी अप्राकृतिक या पैशाचिक शक्ति का प्रतीक होते हैं। ये इस बात का संकेत है कि जो भी हरी को ले गया वो इस दुनिया का नहीं है। ये प्रकृति के क्रम के उलट चलने का प्रतीक है। ये लेखक का तरीका है ये बताने का कि हरी का अंत सामान्य नहीं था, उसे दूसरी दुनिया में खींच लिया गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से और भयानक हो जाती है। अच्छा। हरी के जाने के बाद गांव वालों ने उस रास्ते पर कदम रखना बंद कर दिया। लेकिन अब उस रास्ते से सिर्फ परछाइयां नहीं, बल्कि तरह तरह की आवाजें भी आने लगीं। कभी किसी बच्चे के रोने की, तो कभी किसी के चलने की। डर अब पूरे गांव में फैल चुका था। हाँ, गांव को अपनी चपेट में ले रही है। बच्चे के रोने की आवाज जोड़ना इसे और भी भयानक बना देता है। हाँ, क्योंकि ये मासूमियत के खत्म होने का प्रतीक है। बिल्कुल, और भविष्य पर मंडराते खतरे का भी। ये इस सवाल को जन्म देता है कि क्या एक पीढ़ी के कर्मों का फल अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है? और फिर एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने वो पूरा सच उगल दिया, जिसे सब जानते थे पर कोई कहना नहीं चाहता था। उन्होंने बताया कि सालों पहले उसी रास्ते पर गांव वालों ने मिलकर एक आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया था। उसका अपराध क्या था? ये कहानी में नहीं बताया गया। नहीं, लेकिन ये जरूर बताया गया कि मरते वक्त उसने कहा था, जो मुझे भूल गए मैं उन्हें नहीं भूलूंगा। और यही उस आत्मा का मकसद है, बदला लेना नहीं, बल्कि अपनी याद को जिंदा रखना। मतलब वो चाहता है कि उसे भुलाया ना जाए। हाँ, उसका अस्तित्व अब लोगों के डर में ही जिंदा है। इस सच के सामने आने के बाद गांव में एक और भयानक घटना होती है। गांव के हर घर की दीवार पर राती रात में मिट्टी से लिखा मिलता है,
अब तुम सब मेरी याद हो। वाह, ये तो सिर्फ एक धमकी नहीं, ये तो पहचान मिटाने जैसा है। बिल्कुल। अब तुम सब मेरी याद हो, ये एक बहुत शक्तिशाली और दार्शनिक वाक्य है। इसका मतलब है कि अब गांव वालों का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वे सब उस एक भूली हुई याद का हिस्सा बन जाएंगे। वो आत्मा सिर्फ मार नहीं रही है, वो लोगों की पहचान छीनकर उन्हें अपनी भूली हुई कहानी का एक पात्र बना रही है। ये व्यक्तिगत पहचान के मिट जाने और सामूहिक दंड के मिलने का प्रतीक है। इसके बाद गांव धीरे धीरे खाली होने लगता है। जो भी वहां से गया वो कभी वापस नहीं लौटा, और जो कुछ लोग वहां बचे रह गए वो आज भी एक चेतावनी देते हैं, एक ऐसी चेतावनी जो हरि को मिली चेतावनी से भी ज्यादा डरावनी है। और वो क्या है? वो कहते हैं, अगर आधी रात उस रास्ते से गुजरते हुए किसी ने तुम्हारा नाम लिया तो पलटना मत। क्योंकि पहले रास्ता सिर्फ उसे बुलाता था जो नियम तोड़ता था, और अब वो सबको बुलाता है। वो सक्रिय रूप से शिकार कर रहा है। इस पूरी कहानी को समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक भूत की कहानी है, या ये इस बात का एक प्रतीक है कि किसी समुदाय द्वारा भुला दिए गए पाप और अन्याय कैसे वापस आकर उस पूरे समुदाय को ही नष्ट कर देते हैं? मुझे लगता है ये दूसरा वाला है। रास्ता और उस पर भटकती आत्मा वो उस गांव के सामूहिक विवेक का वो हिस्सा है जिसे उन्होंने दबाने और भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल। इतिहास, खासकर जब वो दर्दनाक हो, कभी मरता नहीं। वो बस सही मौके के इंतजार करता है खुद को दोहराने के लिए। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की जगहों, सड़कों, पुरानी इमारतों का भी क्या कोई ऐसा ही अनकहा और भुला दिया गया इतिहास है जो अपनी कहानी कहने का इंतजार कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल। हम जिन जगहों से रोज गुजरते हैं, क्या पता उनके नीचे कितनी कहानियां और कितने राज दफन हैं। हर जगह का अपना एक अतीत होता है, अपनी एक याद होती है। ये वाकई गहरा विचार है। एक ऐसी कहानी जो डर के साथ साथ एक नैतिक सवाल भी छोड़ जाती है, और इस डरावनी और विचारोत्तेजक कहानी का पूरा श्रेय फिर से लेखक को जाता है। ये कहानी वत्स की डायरी से ली गई थी, जिसे अविनाश मिश्रा वत्स जी ने लिखा है।